टेंथ स्टैंडर्ड्स के सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और आज फिर से साइंस 2 ये विषय पढ़ने के लिए हम तैयार हैं और पाठ नंबर 5 हरित ऊर्जा की दिशा में इस पाठ को हम सीख रहे हैं। ये पाठ परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और कुछ प्रश्न उत्तर मैंने ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं, वे अपने पीडीएफ के फाइल में से अपनी पक्की कॉपी में उतार लेने हैं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि हरित ऊर्जा की दिशा में सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई घटक है तो वह है हरियाली, जिसको हम वनस्पति भी कहते हैं, क्योंकि ये वनस्पति के कारण ही सजीव इस पृथ्वी पर बने हुए हैं। और इस हरियाली को बढ़ाने में जैसे आकाश में सूर्य है, वैसे ही धरती पर पानी की आवश्यकता होती है। और साथ में पर्यावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, यह भी उसको भोजन बनाने में सहायता करता है। और सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जो भी ऊर्जा है वो सूर्य से वनस्पति तक पहुंचती है और वनस्पति से फिर प्राणियों में, वो चाहे शाकाहारी हो मांसाहारी हो, इसमें वितरित होती चली जाती है। तो इसलिए ऊर्जा के महत्वपूर्ण घटक के रूप में सूर्य को जाना जाता है। लेकिन उसमें उसके अलावा भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाली ये वनस्पति भी ऊर्जा को वितरित करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। लेकिन इस सूर्य से की ऊर्जा को हम अगर सीधे प्राप्त करके अगर उससे कार्य कर सके तो ये भी बहुत अच्छा हो सकता है। और इसीलिए सौर ऊर्जा का जो संकल्पना सामने आई और उसी पर आधारित हम आज विद्युत की निर्मिति के विविध प्रकार को भी सीखने जा रहे हैं। तो आइए अब हम देखें कि ऊर्जा, सभी लोग जानते हैं कि ऊर्जा का उपयोग आधुनिक संस्कृति में जैसे अन्न, वस्त्र और निवास, ये आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अभी ये सभी जानते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, इसको हम दूसरी भाषा में ये भी कहते हैं। लेकिन अभी सभी को मालूम है कि कोरोना के कारण एक और मूलभूत आवश्यकता आपने हमारी बन गई है। बता सकते हैं आप क्या इन तीनों के अलावा भी? जी हाँ, वो है दवाई, औषधि, मेडिसिन। यह भी अब मूलभूत आवश्यकता के अंतर्गत आ गई, क्योंकि व्यक्ति को जीवित रहने के लिए सिर्फ अन्न, वस्त्र, निवास के अलावा अगर औषधि न मिले तो किस प्रकार से मृत्यु होती है, ये कोरोना में हम लोग देख ही चुके हैं। तो ये सभी आवश्यकता के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और कुछ स्थानों पर यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात यंत्र के द्वारा प्राप्त होने ऊर्जा। कहीं कहीं रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता, हमारे शरीर में भी हम जानते हैं कि पाचन प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है। और रासायनिक ऊर्जा जैसे कोयले के द्वारा निर्मित विद्युत है, ये भी जिसको हम लोग ताप विद्युत केंद्र कहते हैं, पावर हाउस, ये भी रासायनिक ऊर्जा के अंतर्गत आता है। तो कहीं कहीं ध्वनि ऊर्जा की सहायता से भी ऊर्जा निर्मित की जाती है। तो कहीं प्रकाशीय ऊर्जा, जैसे मैंने बताया, जैसे सौर ऊर्जा भी कहते हैं। तो कहीं कहीं ऊष्मीय ऊर्जा अर्थात गर्मी के द्वारा, अर्थात भाप के द्वारा हम कहिए, या तापमान के द्वारा ऊर्जा की निर्मित की जाती है। तो इस प्रकार की ऊर्जा के अनेकों रूप पृथ्वी पर मौजूद है और इस ऊर्जा को की सहायता से हम पृथ्वी पर कार्य करते आ रहे हैं। तो इसके लिए आप सभी को मालूम है कि एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित होती है। कक्षा 9वीं में हमने सीखा हुआ है। जैसे हमने देखा था जहाँ पर कि दो ऊर्जाओं के बारे में हमने कक्षा 9वीं में पढ़ाता है, और वो थी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। और सभी लोग जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा, इस प्रकार से परिवर्तन होना संभव है। और स्थितिज ऊर्जा को जब गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो उसके द्वारा ही कार्य होता था। यह हमने पिछली कक्षा में सीखा हुआ है। तो आइए हम इस बार आप इस बड़ी कक्षा में अर्थात 10वीं क्लास में कुछ बातें जो है वो आप जो सीखने जा रहे हैं कि ऊर्जा की निर्मिति कैसे होती है। सभी लोगों ने जाना है कि ऊर्जा का निर्मिति के केंद्र की आवश्यकता है। जैसे हमारे घर में बिजली, ये एक ऊर्जा है, और ये विद्युत ऊर्जा जो है इसकी निर्मिति कहाँ पर होती है? तो आप कहेंगे सर ये पावर हाउस में होती है। तो वहाँ पे होती कैसे?
उसके बारे में भी हम विस्तार से जानने वाले हैं। छोटी क्लास में हमने देखा है कि उसके लिए हमने ताप विद्युत केंद्र है, उसके अलावा हमने पानी के द्वारा भी इसकी ऊर्जा होती है, उसके द्वारा सौर के द्वारा भी विद्युत की ऊर्जा होती है। तो इस प्रकार से ऊर्जा के हमने कुछ निर्मित और परमाणु के द्वारा भी, परमाणु भट्टियों में भी इसकी निर्मित हो सकती है, ये भी हमने सीखा। लेकिन माइकल फैराडे ने साइंस 1 में हमने पढ़ा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत का निर्माण किया और उसमें ये बताया कि वाहक तार के आसपास अगर चुंबकीय क्षेत्र बदल दिया जाए तो विभवांतर में जो तार में निर्माण हो जाता है, जिसके कारण दो विद्युत क्षेत्र पर तैयार हो जाते हैं, प्लस और माइनस, और उसके द्वारा यह विद्युत वाहक तार के आसपास का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में बदल जाता है और इसके द्वारा भी विभवांतर के निर्माण के द्वारा विद्युत की निर्मित होती है। और इस प्रकार के निर्मित के यंत्र को इलेक्ट्रिक जनरेटर या विद्युत जनित्र कहते हैं, जो हमने साइंस 1 में सीखा हुआ है। तो आइए अब उसके बारे में अगर हम देखें तो साइंस 1 को ही हम थोड़ा सा यहाँ पे दोहराएंगे और यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में देखेंगे। तो विद्युत, यहाँ पे चुंबक आया तो चुंबक एक रखा हुआ है, चुंबक को घुमाने के लिए एक हत्था रखा हुआ है। जैसे ही इस कुंडली, एक तार की कुंडली है जो यहाँ पर रखी हुई है और तांबे के तार है, इस कुंडली के चारों तरफ के सामने जिस प्रकार से चुंबक को घुमाएंगे तो चुंबक को घुमाने के कारण उसके एक चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त होती है और बल रेखा के द्वारा इसमें विभवांतर निर्माण होता है। और विभवांतर को जब वोल्टामीटर में देखते हैं तो वहाँ पे जो कांटा है वो प्लस की ओर चलना शुरू होता है। इस प्रकार से यहाँ पे विद्युत की निर्मित विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा की गई है और इसी के सहायता से भाप पर चलने वाले टरबाइन की भी निर्मित की गई। भाप के द्वारा टरबाइन में आपने यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जल चक्र है। जल चक्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग पाते हैं और इस पाते के ऊपर से नली से क्या किया जा रहा है, पानी डाला जा रहा है जो उच्च वेग से होता है। ये पाता जो छोटा सा नहीं होता बल्कि बड़ा ही वजनदार होता है। लेकिन आपने देखा है कि पानी की धाराएं जो हम लोगों ने देखा है कि बांध से निकलती है, वो बहुत ताकतवर होती है, बहुत तीव्रता के साथ आती है, बहुत शक्तिमान होती है। और ये जब पातों के ऊपर घूमती है तो ये क्या करती है, पाते को घुमाने शुरू कर देती है और ये घूमने के कारण क्या हो जाता है, ये पाता जैसे ही घूमता है इस विद्युत प्रेरण के चुंबकीय प्रेरण के द्वारा क्या होता है, ये जो घूमना जिसको हम कहते हैं गतिज ऊर्जा को हम किस में बदल देते, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। और इसके लिए विद्युत जनित्र की रचना की गई है और इस पाते के अंदर घूमता हुआ विद्युत चुंबक रखा जाता है और उसके द्वारा जब हम देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो हमें विद्युत की निर्मित होती हुई दिखाई देती है। तो अब ये जो नीचे जो आपको एक दिखाई दे रहा है सर्किट डायग्राम, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रवाह आकृति बनाइए, प्रवाह आकृति बनाइए। अब इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या किएंगे, घूमने वाला टरबाइन के लिए योग्य ऊर्जा स्रोत मतलब पानी, जैसे अभी हमने देखा पानी या हाथ के द्वारा जिसके द्वारा भी आप घुमा रहे हैं, या साइकिल में लग के पहिया जो भी होगा, या कार का पहिया, स्कूटर का पहिया, कुछ भी घुमाने का एक साधन हो सकता है, इसके द्वारा घुमाएंगे तो घूमेगा क्या, टरबाइन। टरबाइन के आगे क्या दिखाई दे रहा है, उसके अंदर लगा हुआ एक जनित्र है, जनरेटर है, और जनरेटर क्या करेगा, इस गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। इसलिए मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए टरबाइन को घुमाने के लिए योग्य ऊर्जा जिसे हमने गतिज ऊर्जा कहेंगे, गतिज ऊर्जा के साथ टरबाइन के अंदर ये जनित्र, टरबाइन के अंदर जो मौजूद चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है और ये जनित्र में विभवांतर निर्माण कर रहा है और जिसके कारण विद्युत ऊर्जा की निर्मित हो रही है। तो इस प्रकार से ये जनरेटर के द्वारा, आपने कई बार देखा होगा कि हमारे पास जब लाइट चली जाती है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में या टॉकीज में या मॉल्स में जनरेटर होते हैं, वो तुरंत चालू हो जाते हैं। लिफ्ट के साथ जनरेटर जुड़ा तो तुरंत चालू हो जाता है, जो डीजल या पेट्रोल से चलता है। अब देखिए ऊष्मीय ऊर्जा के द्वारा पर आधारित विद्युत
ऊर्जा निर्मित केंद्र। अब इसके अंदर क्या होता है, ईंधन के रूप में कोयला इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने पीछे बताया कि हमने देखा कि टरबाइन जो भाप से भी चलता है, पानी से भी चलता है, या पहिए के द्वारा चलता है, लेकिन यहाँ पर कोयला जो है ये जलाया जाता है। कोयला को जलाने के बाद क्या होता है, उसके ऊपर पानी होता है, रखा हुआ पानी, ये उबलने लगता है। उबलने के बाद क्या होती है, इसमें से भाप बनती है, और भाप के द्वारा, आगे दिखाया है, वाष्प के द्वारा टरबाइन चलता है। अब सभी लोग जानते हैं कि भाप में बहुत ताकत होती है, शक्ति होती है। इसका उदाहरण अगर आपको देखना है तो अपने घर पे रखा हुआ कुकर का आप उदाहरण ले सकते हैं कि जब वो बर्तन, जिसको कुकर कहते हैं, जब पूरी तरह से भर जाता है तो ऊपर वो सीटी को ढकेलता है और ज़ोरदार सीटी की आवाज़ निकलती है, जिससे हमें पता लगता है कि इतने सीटियों के बाद खाना पक चुका है। तो ये जो सीटी होती है, इसको बाहर ढकेलने की ताकत होती है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि क्या होता है कि अगर वो बर्तन का ढक्कन ठीक से न लगा हो, या अचानक सीटी न बजने के कारण हम उसे खोल दे, तो इतना ताकतवर होता है कि ये उड़कर या भाप उसे ढकेल कर छत तक ले जाती है, मतलब उसको उड़ा देती है। इतनी ताकत उस भाप के अंतर्गत मौजूद होती है। और आप सभी लोग जानते हैं कि पुराने समय में भाप पर इंजन भी चला करते थे, ट्रेन भी चला करती थी। तो आइए फिर से वापस, भाप से पानी से क्या बनता है, कोयले के गर्मी के कारण पानी तपाते हैं, उससे बनती है भाप। भाप से क्या होता है, टरबाइन घुमाया जाता है। टरबाइन घुमाने के बाद टरबाइन के अंदर मौजूद जनित्र होता है, जनरेटर होता है, वो घूमता है और उसके द्वारा विद्युत की निर्मित होती है। और फिर क्या है, देखिए एक बीच में एक और नीले दो एरो दिखाई दे रहे हैं। अब नीले एरो में भाप से टरबाइन इंजन चलता है और जनित्र घूमता है, और फिर वापस ये भाप का क्या हो जाता है, वापस पानी बन जाता है। फिर पानी कहाँ पहुँच जाता है, या कोयले के ऊपर पहुंच जाता है। फिर से उसे गर्म करते हैं, फिर से भाप बनती है। भाप ठंडा हो गया, फिर पानी बन गया, फिर पानी ऊपर पहुंच गया, नीले एरो के द्वारा दिखाई दिया। फिर से इसे कोयले के द्वारा गर्म किया जाता है, और इसके द्वारा बिजली घरों में, हम कहते हैं ना बिजली घर, जिसकी आकृति आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ऐसे आपने टावर या चिमनियाँ देखी होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ईंधन को जलाकर या कोयले को जलाकर भाप की सहायता से हम लोग जनित्र को घुमाकर विद्युत की निर्मित करते हैं, और इसे कहते हैं ऊष्मीय ऊर्जा के द्वारा विद्युत की निर्मित। और उसी का दूसरा नाम है उष्णीय विद्युत निर्मित केंद्र। विद्युत निर्मित केंद्र। तो इसमें अब प्रक्रिया इस प्रकार से हुई कि पहले, सबसे पहले कोयले की रासायनिक ऊर्जा, मैंने बताया कि जलाने का काम जो होता है वो रासायनिक के अंतर्गत आता है। कोयले की रासायनिक ऊर्जा जलेगी, फिर किससे क्या प्राप्त होगा, ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होगी। फिर ऊष्मीय ऊर्जा से क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। किसको घुमाया जा रहा है, टरबाइन। टरबाइन के अंदर मौजूद जनित्र को घुमाया जा रहा है। तो कौन सी ऊर्जा हो गई, गतिज ऊर्जा। अब टरबाइन में भी गतिज ऊर्जा आने के कारण इस गतिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है। फिर से एक बार देखिए, कोयले की रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को जलाया जा रहा, मतलब उससे ऊष्मा प्राप्त हो रही है। ऊष्मा के द्वारा गतिज ऊर्जा वाष्प में निर्माण हो गई, अर्थात आप तेजी से कार्य आगे की ओर बढ़ने लगे। ये वाष्प ने क्या किया, टरबाइन को भी गतिज ऊर्जा दी। अब टरबाइन घूमने लगा, टरबाइन घूमने लगा तो घूमने को हम कहते हैं गतिज ऊर्जा, और इस गतिज ऊर्जा के द्वारा विद्युत ऊर्जा की निर्मित हो गई। तो यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम दिया गया है कि किस प्रकार से इसकी निर्मित होती है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ईंधन, ये चौखट के अंदर आपको दिख रहा है कि एक ईंधन रखा हुआ है। अब ये इस ईंधन, देखिए यहाँ पर एक ईंधन रखा हुआ है, ये एक ईंधन है। ये चौखट के अंदर, इस ईंधन के अंदर ईंधन अर्थात कोयला है, उसमें हवा दी जा रही है, क्योंकि हवा के बगैर तो जल नहीं सकता। फिर उसके बाद ये बॉयलर है, अर्थात उसमें फिर ये पंप की सहायता से यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है, किसको, भाप को पहुँचाया जा रहा है। फिर भाप को यहाँ से पहुँचा कर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो गया। अब ये भाप के द्वारा क्या हो रहा है, यहाँ पे जनित्र घूम रहा है। जनित्र घूमने के कारण क्या हो गया, यहाँ पर वापस ऊर्जा प्लस और माइनस दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको देखिए ये प्लस और ये माइनस, इस प्रकार से विद्युत की निर्मित हो रही है। अब यहाँ पर वापस जब आते हैं हम लोग, तो
यहाँ पर हमें क्या दिखता है कि ये भाप ने इसे घुमाया तो फिर भाप यहाँ पर नीचे आई, तो फिर क्या हो गई, गुनगुने पानी ने उसको ठंडा किया तो ये पंप की सहायता से वापस पानी को कहाँ पहुँचा दिया, यहाँ पर पहुँचाया वापस। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि क्या हो गया, ये ईंधन जला रहा, कोयला उसको वापस जला रहा, फिर यहाँ से भाप बनी, भाप जनित्र घुमाई, विद्युत की निर्मित हो गई। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कूलिंग टावर है। कूलिंग टावर का मतलब भाप को किस में बदलना है, पानी के द्वारा किस में बदला जा रहा है, भाप को पानी के ठंडा करके वापस ठंडे पानी में बना रहा, और ये पानी यहाँ पर आकर वापस पंप के द्वारा यहाँ पर पहुँचा दिया जा रहा है। अब इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होगा, धुआं भी निर्मित होगा। यहाँ पर आप सब जगह, यहाँ से कहिए, यहाँ से कहिए, यहाँ से कहिए, धुआं ये मीनार या चिमनी की सहायता से वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। और इस प्रकार से ये भले ही उत्तम साधन है बिजली निर्मित का, लेकिन ये भी कि इससे प्रदूषण भी काफ़ी बड़े पैमाने पर फैलता है। और इसलिए इस चिमनी को जितना हो सके उतनी ऊंचाई पर छोड़ा जाता है, जिससे कि मनुष्य के सांस लेने के वातावरण से कहीं ऊंचा ये पहुंचा दिया जाए, और फलस्वरूप मनुष्य को उसकी कम से कम हानि हो। लेकिन फिर भी आप सब लोग जानते हैं कि भाप में न सिर्फ भाप होती है, बल्कि उसके अंदर कार्बन के छोटे टुकड़े, राख वगैरह भी उड़ती है, जो वापस नीचे बैठ जाती है और जो हमारे श्वसन प्रक्रिया के लिए और साथ में वायु प्रदूषण के द्वारा वातावरण को दूषित कर सकती है। और इसीलिए ये कूलिंग टावर के द्वारा गर्म वाष्प को ठंडा कर कर वापस पानी में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रकार की पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार की पद्धति को हम कहते हैं ऊष्मीय विद्युत निर्मिति केंद्र। अब इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि ऊष्मीय विद्युत केंद्र के अंदर समस्या क्या है। सबसे पहली समस्या थी कि कोयले के ज्वलन के द्वारा या जलाने के द्वारा बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण फैलता है। सभी लोग जानते हैं कि कोयला यह कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा, सल्फर डाइऑक्साइड को छोड़ेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड को छोड़ेगा। ये घातक वायु प्रदूषक गैसें हैं जो हमारे फेफड़ों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकती है। तो पहला मुद्दा है कि ये कोयला जो है वो वायु प्रदूषण फैलाने वाला। दूसरा कारण ये है कि इसका इस्तेमाल करने में किस समस्या के रूप में जाना जाता है। कोयले के ज्वलन के द्वारा सूक्ष्म कण, जैसे मैंने अभी बताया कि राख के कण, कार्बन के कण, ये भी अंतरिक्ष में उड़ते रहते हैं या वातावरण में उड़ते हैं, जो आगे जाकर नीचे बैठ जाते हैं वजन होने के कारण, और वो भी हमें हमारे श्वसन संस्थान को टीबी जैसी गंभीर बीमारियां या अन्य फेफड़ों की बीमारियां दे सकता है। तीसरी बात है कि कोयला ये ईंधन है, परंतु सभी लोग जानते हैं कि कोयला या जिसको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, इसका सीमित भंडार पृथ्वी में मौजूद है। अगर इसका हम बहुत मात्रा में उपयोग करते रहेंगे तो कुछ समय के बाद ये कोयला समाप्त हो जाएगा, और अगर कोयला समाप्त हो गया तो ये सब बिजली घर बंद हो जाएंगे, और ये बिजली घर अगर बंद हो गए तो फिर हमारे लिए विद्युत की बहुत बड़ी समस्या निर्माण हो सकती है। तो इसीलिए 3 मुद्दे जो यहाँ पर लिखे कि ज्वलन के द्वारा वायु प्रदूषण, नंबर 2 उससे से निकलने वाले सूक्ष्म कण, और नंबर 3 सीमित भंडार, इन तीनों के कारण इसमें भले ही भारत में विपुल पैमाने पे इसकी निर्मित बिजली की निर्मित इस केंद्रों के द्वारा की जाती है, बिजली घरों के द्वारा की जाती है, परंतु ये अत्यंत घातक है। अब परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र, अब इसके अंदर फिर से देखिए, परमाणु विखंडन के द्वारा क्या करते हैं, परमाणु भट्टी जिसमें प्लूटोनियम और यूरेनियम, नीचे दिखाई दे रहा, प्लूटोनियम और यूरेनियम ईंधन इस्तेमाल करते हैं। अर्थात पहले जहाँ पर कोयला निर्मित कर रहे थे, वहाँ पर यूरेनियम और प्लूटोनियम जो बहुत उच्च परमाणु भार वाले तत्व है, उनका विखंडन किया जाता है, और उसमें से अल्फा गामा के विकिरण किरणें निकलती है। ये क्या करती है, पानी के को वाष्प में बदल देती है। फिर वाष्प से क्या होता है, भाप बनती है, भाप से जनित्र घुमाए जाते हैं और फिर विद्युत की निर्मित होती है। बाकी की प्रक्रिया सेम है, सिर्फ जो ईंधन है
वो प्लूटोनियम यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है विखंडन के द्वारा। वो बड़े पैमाने पर ऊर्जा निर्मित होती है। ये ऊष्मा जो होती है ये पानी को गर्म करती है और उससे प्राप्त होने वाले ऊष्मा के भाप से फिर से ये जनित्र घुमाया जाता है, चलाया जाता है और फिर विद्युत की निर्मित होती है। वापस भाप को पुनः पानी में बदला जाता है। पानी को फिर से इस संयंत्र में वापस इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से ये सर्किट डायग्राम है परमाणु विद्युत केंद्र की रचना का। तो इसमें अगर शॉर्ट में हम देखेंगे तो ऊर्जा का निर्मित का तरीका क्या है? परमाणु ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा मतलब पानी की भाप, फिर उसके बाद भाप से टरबाइन की को चलाया जाता है। चलाना मतलब गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा के द्वारा विद्युत ऊर्जा की निर्मित होती है। अब इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। तो यूरेनियम 235, इस पर जब न्यूट्रॉन का प्रहार किया जाता है तो ये यूरेनियम 236 के समस्थानिक बन जाते हैं, और इसके कारण ये अत्यंत अस्थिर होने के कारण बेरियम और क्रिप्टॉन में ये विखंडित होकर 3 न्यूट्रॉन और बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा देते हैं। इसके डायग्राम अगर आपको देखना है तो ये देखिए, ये डायग्राम है कि यहाँ पर ये परमाणु विखंडन किया जाता है। विखंडन के परमाणु स्वरूप बेरियम और क्रिप्टॉन बन रहा है और साथ में न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या हो रहा है कि विद्युत की ऊष्मा की बड़े पैमाने पर निर्मित होती है। परंतु इसको निश्चित तौर पर एक बहुत ही बड़े पैमाने पर, जिसको हम कहेंगे कि तेजी से न चलते हुए उसकी तीव्रता को कम करने की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर ये बहुत तीव्रता के साथ चला तो परमाणु बम का जैसा विस्फोट भी हो सकता है। इसलिए ये अत्यंत घातक भी है। और कई बार आपने चेरनोबिल वगैरह की बातें सुनी होगी, रशिया में इस प्रकार के बिजली घर में विस्फोट होने के कारण जो विकिरण निकला, जो परमाणु बम के विकिरण के जैसा ही था, और अनेक लोगों को जेनेटिक डिसऑर्डर जो हमने पढ़ चुके हैं वो भी लोगों को हो चुका है। इसलिए इसकी सावधानी बहुत आवश्यक है। फिर से देखिए, यहाँ पर परमाणु भट्टी है, उसमें नलिकाएं हैं, फिर उसके द्वारा अंदर क्या हो रहा है, विखंडन की प्रक्रिया हो रही है। विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा पानी है, पानी को भाप बनाया जा रहा है, फिर से वापस भाप से टरबाइन चला जा रहा है, टरबाइन से निकली हुई भाप वापस गुनगुने पानी जो है वो भाप जो है वो यहाँ पर आ रही है, जिसको कहेंगे हम लोग कूलिंग सिस्टम है। वहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको ठंडे पानी के द्वारा भाप को पानी में निर्मित किया जा रहा है, और फिर पानी वापस पंप के द्वारा जहाँ पर भाप निर्मित के स्थान पर पहुँचा दिया जा रहा है। इस प्रकार से प्रक्रिया जो पहले थी बिजली घर जिसमें कोयला इस्तेमाल करते थे, उसी प्रकार ऊष्मीय के जैसे ही परमाणु ऊर्जा का भी कार्य होता है। अब इसमें समस्या क्या आती है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से विज्ञान है जिसमें लाभ भी है तो दूसरी तरफ हानि भी होती है, या एक तरफ उसके अच्छाई भी है लेकिन दूसरी तरफ अगर दुरुपयोग भी हो सकता है। तो इसमें पहली बात है कि परमाणु निर्मित के लिए परमाणविक ईंधन परमाणु विखंडन के बाद तैयार होने वाले पदार्थ में से हानिकारक किरणें बाहर निकलती रहती है। तो इसका निष्कासन कैसा किया जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सभी लोग जानते हैं कि जैसे कोयले के बाद राख निकलेगी, वैसे इसमें भी जलने के बाद कुछ ना कुछ बचेगा। अब इस राख में अभी भी, जैसे हम कहते हैं राख में चिंगारी मौजूद होती है, वैसे इस राख के अंदर अभी भी विकिरण की कुछ किरणें मौजूद होती हैं। अब इसको फेंके तो फेंके कहाँ, क्योंकि अगर पृथ्वी पे अगर आप फेंकेंगे और ये किरणें निकलती रही तो भयानक कैंसर की बीमारी सब जगह फैल जाएगी। तो समुद्र के अंदर फेंकेंगे तो जल मर जाएंगे। तो इसका ठिकाने लगाना या इसका निष्कासन एक बहुत बड़ी समस्या। दूसरी बात है कि अगर खुदा न खास्ता परमाणु बिजली घर में दुर्घटना घटी तो उससे बाहर निकले वाले परमाणविक किरणें बहुत बड़े पैमाने पे जीवित हानि कर सकती है। दूसरी भाषा में दुर्घटना का मतलब ही परमाणु विस्फोट हो जाएगा वो। और परमाणु विस्फोट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में कि हिरोशिमा और नागासाकी में ये
में जब ये घटी तो लाखों लोग मर गए थे, और चेरनोबिल में भी जब ये दुर्घटना घटी तो बहुत सारे हजारों लोग उससे प्रभावित हो गए थे। तो इसलिए इस बात को भी जान लेना उतना ही आवश्यक है कि इसको किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए। तो आज हमने हरित ऊर्जा के बारे में पढ़ा, ऊर्जा निर्मित के बारे में हमने सीखा। उसमें दो प्रकार आज हमने सीखे। पहला है कोयले के द्वारा निर्मित, जिसको हम लोग ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं, और दूसरा परमाणु बिजली, जिसमें परमाणु ऊर्जा के द्वारा विद्युत की निर्मित किस प्रकार से की जाती है, हमने सीखा। इस वीडियो को बार बार देखिए। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम भले ही ना है, परंतु इस प्रकार के जो ये आपको दिखाई दे रहे ऊर्जा निर्मित, और ये परीक्षा में कई बार आपको एक्टिविटीज़ के रूप में पूछे जा सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा से भाप, भाप से टरबाइन, और टरबाइन के द्वारा विद्युत ऊर्जा। यही बात कोयले में सिर्फ परमाणु ऊर्जा की जगह क्या लिखेंगे, ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा के लिए कोयले की ऊर्जा का इस्तेमाल करना, इतना ही फ़र्क है। तो यहीं पर हम रुकते हैं। जो प्रश्न उत्तर आपको दिए वो अपनी कॉपी में लिखते जाइए। आपको समय समय पर मैं वीडियो के द्वारा सिखा ही रहा हूँ, उसे बार बार देखिए। और अगर आप देखेंगे तो विज्ञान विषय भी आपके लिए बहुत अच्छा स्कोरिंग विषय बन सकता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।